इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है वो दरअसल ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व की लड़ाई है। जिस जमीन के लिए ये लड़ रहे हैं उस पर अलग अलग समय काल में यहूदी, ईसाई और इस्लाम का अस्तित्व रहा है। ये अलग बात है कि समय के साथ इन सभी में द्वेष की भावना बढ़ती गई और आज स्थिति ये है कि फिलिस्तीन अपने पड़ोस में इजराइल नहीं चाहता है। जमीन की लड़ाई अब धर्म की लड़ाई बन गई है, जिसमें एक तरह इस्लामिक आतंकवादी है और दूसरी तरफ इजराइल के सैनिक। इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के खिलाफ चुप रहने वाले लोग इजराइल के भीषण पलटवार के बाद सड़कों पर उतर आए हैं। दुनिया भर में फिलिस्तीनी नागरिक फैले हुए हैं जो शरणार्थी बनकर या अलग अलग देशों की नागरिकता हासिल करके रह रहे हैं। ये लंदन है। यहां पर इजराइल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। इनमें से ज्यादातर फिलिस्तीन के शरणार्थी या प्रवासी हैं। विडंबना यह है कि हमास के हमले में अब तक ब्रिटेन के 17 नागरिक पर असर पड़ा है। इनमें से कुछ की हत्या कर दी गई है और कुछ अभी तक लापता है। बावजूद इसके फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के समर्थन में लंदन के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलिस्तीन के प्रवासी और शरणार्थियों ने जर्मनी की कानून व्यवस्था को हाशिए पर ला दिया है। यहां भी इन लोगों ने फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया। ये लोग जानकर भी अनजान बन रहे हैं। दरअसल आतंकी संगठन हमास के हमले में एक जर्मन लड़की के साथ हुई बर्बरता पूरी दुनिया ने देखी। बावजूद इसके चरमपंथी समर्थकों का दल जर्मनी में ही प्रदर्शन कर रहा है। ये जितने भी लोग हमास के आतंकी हमले की निंदा ना करते हुए उनके और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, ये लोग अपनी जमीन के लिए लड़ने अपने देश नहीं जाना चाहते। ये वही लोग हैं जो दूसरे देशों में रहकर आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। हमास जैसे आतंकी संगठनों को आजादी के लड़ाके बता रहे हैं, यानी फ्रीडम फाइटर्स। लेकिन फिलिस्तीन के खराब हालातों में उसके देश के ही नागरिक मदद के लिए वापस नहीं जाना चाहते। एक तरफ ये फिलिस्तीनी प्रवासी शरणार्थी और समर्थक हैं जो ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के सुरक्षित माहौल में रहकर विरोध का नाटक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के नागरिक पूरी दुनिया से अपने देश लौट रहे हैं। जंग के इस माहौल में वो अपने देश की तरफ से लड़ने के लिए सब कुछ छोड़कर लौट रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध को लेकर खासतौर से इजराइल के गाजा पट्टी पर जवाबी हमले को लेकर अरब देशों में खलबली मची हुई है। ये सभी इजराइल के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। लेबनान, सीरिया जैसे देश तो इजराइल पर एक और युद्ध थोपने के लिए हमले भी कर रहे हैं। बावजूद इसके कोई भी देश फिलिस्तीनी नागरिकों को अपने यहां शरण नहीं देना चाहता है। ये गाजा पट्टी और इजराइल का मैप है। इजराइल ने गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि गाजा के इसी उत्तरी हिस्से में मौजूद इरेस क्रॉसिंग से ही हमास के आतंकी इजराइल में दाखिल हुए थे। फिर यहीं से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के जरिए इजराइल के किबुत्ज यानी रिहायशी इलाकों में जाकर नागरिकों को गोली मारनी शुरू कर दी। हमास के आतंकियों ने यहीं से आकर इजरायली नागरिकों का अपहरण भी किया था। इसी वजह से इजराइल ने अपने हमले में सबसे पहले गाजा के इसी उत्तरी हिस्से को टारगेट किया। इस उत्तरी हिस्से में ही गाजा सिटी पड़ता है। इजराइल ने जमीनी हमले करने से पहले गाजा पट्टी के नागरिकों से यही हिस्सा खाली करने की धमकी दी थी। इसमें जो हिस्सा आप एक लकीर के तौर पर देख रहे हैं, उसको आप एक रोड समझिए, जिससे होकर गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से से निकलने की अनुमति दी गई है। गाजा पट्टी के दक्षिण हिस्से में मिस्र की सीमा लगती है, जिसमें 2 सीमा ही खोली जाती है। इसमें एक केरेम शेलोम गुड्स क्रॉसिंग है, जिससे गाजा पट्टी में सामान का लेन देन होता है। दूसरी है राफा क्रॉसिंग। इस बॉर्डर क्रॉसिंग से हाल फिलहाल में गाजा के लोग मिस्र जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें राफा बॉर्डर क्रॉसिंग की हैं, जहां बड़ी संख्या में आपको गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक दिखाई दे रहे हैं। ये लोग मिस्र में शरण लेना चाहते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि जंग के हालात में फिलिस्तीन के नागरिकों को उनके पड़ोसी ही अपने यहां नहीं लेना चाहते। इजराइल की चेतावनी के बाद गाजा पट्टी के करीब 23 लाख लोग यहां से निकलना चाहते हैं। हालांकि इजराइल ने अभी फिलहाल गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके से लोगों को चले जाने की चेतावनी दी है, लेकिन पूरे गाजा पट्टी के लोग यहां से जाना चाहते हैं। हालांकि हमास के आतंकी गाजा की मस्जिदों से गाजा पट्टी के लोगों को शहर ना छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। दरअसल गाजा पट्टी के नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास के आतंकी इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि फिलिस्तीनी नागरिक चले जाएं और हमास के आतंकी इजराइल के सैनिकों का शिकार बने। गाजा पट्टी एक ऐसा इलाका है जिसके पश्चिमी छोर पर विशाल भूमध्य सागर है। इसके उत्तर और पूर्व में इजराइल है। दक्षिणी छोर पर मिस्र है, जहां से उन्हें कुछ उम्मीद है। गाजा पट्टी से मिस्र की करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ती है, लेकिन मिस्र में दाखिल होने के लिए केवल एक ही सीमा है, जिसे राफा बॉर्डर क्रॉसिंग कहा जाता है। देखा जाए तो गाजा पट्टी के लोगों के लिए इजराइल की धमकी के बाद दूसरे देश भागने का एकमात्र रास्ता राफा बॉर्डर क्रॉसिंग ही है। लेकिन गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए किसी दूसरे देश जाना आसान नहीं है। भले ही अरब देश फिलिस्तीन के नाम पर बवाल खड़ा कर दें, लेकिन वो किसी भी हाल में एक भी फिलिस्तीनी नागरिक को अपने देश में नहीं लेना चाहते। Her şeyden evvel her ne taraftan olursa olsun sivil can kayıplarının önüne geçilmelidir. Bazı devletlerin İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayri insani bir yaklaşım sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar. İsrail'i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Filistinlilerin Gazze'de yerlerinden edilerek Mısır'a sürülme politikasını मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग केवल गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए खोली गई है, न कि मिस्र में आने के लिए। मिस्र ने गाजा पट्टी के लोगों को अपने यहां शरणार्थी की तरह लेने से साफ इनकार कर दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने फिलिस्तीन के लोगों को यहां तक कहा है कि युद्ध की इस घड़ी में उन्हें अपने ही देश फिलिस्तीन में रहना चाहिए। कुछ यही संदेश जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले किंग अब्दुल्ला ने इजराइल फिलिस्तीन जंग पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की थी। अब यहां एक सवाल यह उठता है कि जो अरब देश दुनिया भर में इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अरब देश जो फिलिस्तीन के नागरिकों के हक की आवाज उठाते रहते हैं, वो अपने देश में फिलिस्तीन के शरणार्थियों को पनाह क्यों नहीं देना चाहते? तो इसके पीछे कई वजह है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्र की, जिसने राहत सामग्री भेजने के लिए सीमाएं खोली हैं, लेकिन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को नहीं आने दे रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष 2005 में गाजा पट्टी पर हमास के नियंत्रण के बाद से ही इजराइल ने गाजा पट्टी की सीमाओं को सील किया हुआ है। गाजा बॉर्डर को सील किए जाने में मिस्र ने इजराइल का पूरा साथ दिया है। वर्ष 2007 से ही मिस्र इस काम में इजराइल की मदद कर रहा है। अरब देश गाजा पट्टी को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहते हैं, लेकिन वो ये किसी को नहीं बताते कि वो खुद एक अरब देश मिस्र है जो इस काम में इजराइल का साथी है। ऐसा करने के पीछे मिस्र की मजबूरी भी है। दरअसल मिस्र ने आज से करीब 4 दशक पहले इजराइल के साथ एक शांति समझौता कर लिया था। इस शांति समझौते के तहत इजराइल ने मिस्र के शिनाई रेगिस्तान को खाली कर दिया था। उसके बदले में मिस्र ने इजराइल को भरोसा दिलाया था कि उनकी सीमा से इजराइल पर कभी कोई आतंकी हमला नहीं होगा। वर्ष 2012 में मिस्र में तख्ता पलट हो गया था, जिसके बाद मिस्र समेत कई देशों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद मोर्सी को हटाकर अब्दुल फतह अल सीसी राष्ट्रपति बन गए थे। वर्ष 2012 से 2020 तक शिनाई रेगिस्तान में मुस्लिम ब्रदरहुड और फिलिस्तीन समर्थक आतंकी संगठनों ने अल सीसी और मिस्र की सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया।
अब्दुल फताह अल सिसी इस बात से परेशान है कि अगर गाजा पट्टी से और ज्यादा फिलिस्तीनी आए तो सिनाई रेगिस्तान से मिस्र का नियंत्रण लगभग खत्म हो जाएगा। उन्हें डर है कि फिलिस्तीनी नागरिकों के आने से सिनाई में आतंकी संगठन और ज्यादा मजबूत होंगे। ऐसे होने पर इजरायल के साथ मिस्र के संबंधों पर असर पड़ेगा। केवल मिस्र ही नहीं, फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेकर जॉर्डन भी परेशान है। वर्ष 1948 में इजरायल और अरब देशों के बीच हुए युद्ध में लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी नागरिक अलग अलग देशों में शरणार्थी बन गए थे। फिलिस्तीनी लोग इस युद्ध को नकबा कहते हैं। ये शरणार्थी आज तक अपने देश फिलिस्तीन नहीं लौटे हैं। यही नहीं, वर्ष 1967 के युद्ध में उसी देशों में शरण ली थी। आज के समय में जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इजिप्ट में कुल मिलाकर 57 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। 57 लाख में से 40% शरणार्थी तो अकेले जॉर्डन में ही रहते हैं। एक आंकलन यह भी है कि जॉर्डन की करीब 1 करोड़ की आबादी में आधी संख्या फिलिस्तीनी शरणार्थियों की है। जॉर्डन ने लाखों फिलिस्तीनियों को शरण दी और इसके बदले में जॉर्डन को एक लंबा गृह युद्ध मिला। वर्ष 1970 के दशक में जॉर्डन में मौजूद फिलिस्तीनी शरणार्थियों का संगठन पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफी मजबूत हो गया था। पीएलओ के आतंकियों ने इजरायल समेत जॉर्डन में भी आतंकी हमले किए और एरोप्लेन हाईजैक शुरू कर दिया। पीएलओ के आतंकियों ने 2 बार जॉर्डन के किंग को भी मारने का प्रयास किया था। इन लोगों का मानना था कि जॉर्डन का किंग इजरायल के खिलाफ उनका समर्थन नहीं कर रहा। वर्ष 1970 में जॉर्डन के किंग हुसैन ने अपनी सेना को पीएलओ पर हमले का आदेश दिया था। इस हमले में हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थी और आतंकी मारे गए थे। इन हमलों को फिलिस्तीनी नागरिक ब्लैक सितंबर कहते हैं। इसी ब्लैक सितंबर के नाम पर एक आतंकी संगठन बनाया गया। ब्लैक सितंबर ग्रुप ने आगे चलकर कई बड़े आतंकी हमले किए, जिसमें म्यूनिक ओलंपिक में इजरायल के खिलाड़ियों पर हमला भी शामिल है। यही नहीं, ब्लैक सितंबर ग्रुप के आतंकियों ने वर्ष 1972 में सबीना एयरलाइंस के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था। इजरायली कमांडो फोर्स ने सभी यात्रियों को बचा लिया था, लेकिन इस ऑपरेशन में इजरायल के एक कमांडो को गोली लगी थी। वो कमांडो कोई और नहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही थे। फिलिस्तीन पर इजरायल के हमलों को लेकर पाकिस्तानी भी काफी विरोध में है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने वर्ष 1970 में जॉर्डन जाकर हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मारा था। पाकिस्तानी सेना के इस हमले में पीएलओ के कई नेता और समर्थक मारे गए थे। हमला करने वाली पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी को जियाउल हक लीड कर रहे थे। जियाउल हक ही आगे चलकर पाकिस्तान के सैन्य शासक भी बने थे। वर्ष 1970 से 1975 के बीच जॉर्डन से पीएलओ के आतंकियों को लगभग खत्म कर दिया गया था, लेकिन इनमें से कुछ आतंकी जान बचाकर लेबनान चले गए थे। इन आतंकियों ने लेबनान को भी गृह युद्ध में धकेल दिया था। लेबनान में वर्ष 1975 से लेकर 1990 तक यानी करीब 15 वर्षों तक गृह युद्ध चला, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अब आप सोचिए, जो अरब देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं, वो किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं कि फिलिस्तीन के लोग उनके देश में शरण लें। वो जानते हैं कि फिलिस्तीनी नागरिकों को अपने यहां शरण देने का मतलब है देश को गृह युद्ध में धकेल देना। इसीलिए वो फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा पट्टी में ही रहने की सलाह भी दे रहे हैं। यही नहीं, वो हमास जैसे आतंकी संगठन को मदद करने का भरोसा भी दिला रहे हैं। वो जानते हैं कि हमास गाजा पट्टी में रहेगा तो फिलिस्तीनी नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बनाने के चक्कर में रोक कर रखेगा, जिससे शरणार्थी संकट पैदा नहीं होगा। इस तरह से वो एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे। लेकिन अरब देशों की ये चालबाजी बहुत ज्यादा दिनों तक छिपने वाली नहीं। देखा जाए तो फिलिस्तीन के पड़ोस में जितने भी अरब देश हैं, चाहे वो मिस्र हो, लेबनान हो, सीरिया हो या फिर जॉर्डन, कोई भी फिलिस्तीन के शरणार्थियों को अपने यहां शरण नहीं देना चाहता। उन्होंने अपने इतिहास से ये सीखा है कि अगर फिलिस्तीन के शरणार्थियों को पनाह दी तो उनके देश में आतंकवाद, चरमपंथी विचारधारा, अस्थिरता और अशांति का कारण बनेंगे। हमास की बर्बरता पर जो लोग चुप रहे, वो इजरायल के हमलों पर मुखरता से मानवता की दुहाई दे रहे हैं।
लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने चारों तरफ से कुछ ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहां इस्लामिक आतंकवाद चरम पर है। फिलिस्तीन के पास आतंकी संगठन हमास है। मिस्र में आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड है। सीरिया में आतंकी संगठन आइसिस, अल नुसरा फ्रंट, अल कायदा। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद है। देखा जाए तो इजराइल को अपने पड़ोसी देशों से ज्यादा वहां के आतंकी संगठनों से खतरा है। हमास के आतंकी तो खुले तौर पर इजराइल में बर्बर हमला करके चले गए। अब उसका समर्थन करने के लिए लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया है। आज सुबह हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी गई थी। हमास की तरह ही ईरान हिजबुल्लाह का भी समर्थन करता है। हिजबुल्लाह एक ऐसा आतंकी संगठन है जो आधुनिक हथियारों से भी लैस है। एक दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 40,000 से ज्यादा आतंकी हैं। यानी इजराइल को केवल हमास से खतरा नहीं है, बल्कि उसे हिजबुल्लाह समेत पड़ोसी देशों के आतंकी संगठनों से भी खतरा है। Z News.